नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर यूं कहा जाए कि एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया एक बार फिर से प्रारंभ की जा रही है और इसकी जो लिंक है वो 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ओपन की जा रही है, जिसके दौरान आप दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में आपने जिस जिले का चयन किया है उस जिले में आप 2 तारीख को जाकर के दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। ये लिंक मुख्यतः ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ओपन की जा रही है जिन्होंने भर्ती परीक्षा में लागू किए गए 12.4 नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके खिलाफ केस किया था। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12.4 नियम के खिलाफ केस किया था उनके लिए हाई कोर्ट की तरफ से राहत प्रदान की गई है और उन्होंने डीपीआई से अपील की कि ऐसे अभ्यर्थियों के कम से कम दस्तावेजों को अपलोड करवा लिया जाए, उनका सत्यापन करा लिया जाए, जिसके चलते डीपीआई की तरफ से भी एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें उनके दस्तावेज सत्यापन वगैरह की तारीख को निर्धारित किया गया था। अब हालांकि 12.4 नियम का अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इसकी जो अगली सुनवाई है वो 6 तारीख को है। अगर 12.4 नियम हटता है या कुछ होता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मुख्यतः हमें बात करनी है कौन अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, क्या रिजल्ट दोबारा तैयार होगा, केस लगाने वाले किस विषय के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा हैं और वेटिंग किन की क्लियर हो सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। सबसे पहले एक बार मैं आपको 12.4 नियम को समझा देता हूं कि आखिरकार ये 12.4 नियम है क्या। अभ्यर्थी जानते होंगे लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। आपकी रूल बुक में 12.4 नियम दिया है और इसका मतलब है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 या अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हो। तो इस नियम का मतलब सीधा साधा यही है कि यदि आप आरक्षित प्रवर्ग में आते हैं, यदि आप एससी एसटी ओबीसी वाली कैटेगरी में आते हैं और आपने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त किए, यानी जो जनरल वालों के लिए निर्धारित किए थे उससे कम अंक प्राप्त किए, आपने 75, 80, 85 या फिर 89 अंक प्राप्त किए, तो विभाग के माध्यम से ये कहा गया है तो फिर आप चयन परीक्षा में आरक्षित प्रवर्ग में ही स्वीकार किए जाएंगे, अनारक्षित प्रवर्ग में आप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये विभाग के तरफ से कहा गया था, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो हाई कोर्ट की तरफ से अभी उनको दस्तावेज अपलोड करने की, दस्तावेज सत्यापन कराने की छूट दी गई है, वो उनकी प्रक्रिया शुरू भी हो सकती है, हो चुकी है। अब बात करते हैं कि यदि ये नियम हटता है 12.4 का तो किसको नुकसान है और किसको फायदा है, मेरिट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल सेट किया है। आपके सामने एक अनारक्षित प्रवर्ग की कट ऑफ है और एक आरक्षित प्रवर्ग की कट ऑफ है। अनारक्षित प्रवर्ग यानी यूआर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे और आरक्षित प्रवर्ग यानी कि एससी एसटी और ओबीसी वाले बच्चे। अब जिन्होंने जनरल में मेरिट हासिल की है, कट ऑफ आई है, तो उनके हाईएस्ट नंबर क्या रहे, 92, 91, 89, 87, 85। ये केवल एक एग्जाम्पल है। और आरक्षित प्रवर्ग में जो कट ऑफ गई वो 88, 86, 84, 83 और 82 इस प्रकार से दी गई। तो अब होगा क्या, ये जो आरक्षित प्रवर्ग की कट ऑफ है 12.4 नियम के वाली है, यानी ये अभ्यर्थी जो हैं इन्होंने 88, 86 वाले इन्होंने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त किए थे, जिसके कारण से इनको चयन परीक्षा में भी इन्हीं की कैटेगरी में सिलेक्शन मिला, ना कि अनारक्षित प्रवर्ग में।
अब यदि 12.4 नियम हटता है और कोर्ट ये निर्णय दे देता है कि भले ही पात्रता परीक्षा में इन्होंने आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की हो, लेकिन इसका पात्रता परीक्षा का चयन परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग जनरल में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? जो 92 वाला अभ्यर्थी है वो टस से मस नहीं होगा, 91 वाला अभ्यर्थी टस से मस नहीं होगा, 89 वाले अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन जो 87 वाला है, अब इसकी जगह 88 वाला विद्यार्थी आ जाएगा और 89 के बाद में 88 वाला अभ्यर्थी आकर के सेट हो जाएगा और 87 वाला अभ्यर्थी नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिस आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के 86 हैं वो 85 वाले के स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 86 यानी 89 और 87 के बीच में 88 आ जाएगा और 87 के बाद में 86 आ जाएगा, लेकिन ये जो 85 वाला अभ्यर्थी है वो बाहर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। यानी यहां से अभ्यर्थी 88 और 86 वाले 87 वाले का स्थान और 85 वाले का स्थान ले लेंगे, तो यहाँ 87 वाला अभ्यर्थी थोड़ा नीचे आ जाएगा, 85 वाला अभ्यर्थी इस जनरल वाली मेरिट से बाहर हो जाएगा। वही यहाँ की यदि बात करें आरक्षित प्रवर्ग की, तो आरक्षित प्रवर्ग में क्या होगा, 88 और 86 ये दो स्थान जो हैं वो आपके खाली हो जाएंगे और बचेंगे 84, 83 और 82। तो इनके नीचे के जो दो अभ्यर्थी होंगे वो मेरिट में जाकर के जगह बना लेंगे, यानी आरक्षित प्रवर्ग में जिनकी वेटिंग लगी हुई थी वो जाकर के यहाँ पर अपना स्थान पक्का कर लेंगे। तो एक प्रकार से घाटा देखा जाए यहाँ पर, तो जो अनारक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो सकते हैं, मतलब अंत वाला जो 1 या 2 अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो सकते हैं, और जो आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थी हैं उनको फायदा हो सकता है क्योंकि वो जनरल में जगह बना लेंगे और उनकी ही कैटेगरी के जो वेटिंग में लगे हुए अभ्यर्थी हैं वो आरक्षित प्रवर्ग में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको मेरिट वाला जो इफेक्ट है वो अभी आपके सामने रखा है कि इस तरीके की बात अपने सामने बाद में हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो देखिए इसकी संभावना बहुत कम है। जिनका सिलेक्शन मेरिट में अभी हो चुका है, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका कोई ज्यादा वैसे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और हालांकि 12.4 नियम यदि हटता है तो उन अभ्यर्थियों को भी पूर्ण रूप से ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता है कि जो अभ्यर्थी मेरिट में आ चुके हैं उनको भी किसी प्रकार से बाहर किया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, इसका कोई ज्यादा इतनी विभाग के पास में सीटें होती हैं तो विभाग उनको भी ज्वाइनिंग दे सकता है। तो वैसे देखा जाए तो लगभग किसी भी अभ्यर्थी के बाहर होने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। और जो अभ्यर्थी जिनकी मेरिट में जो 12.4 नियम के हटने के बाद जो जनरल में जगह बना सकते हैं उनको भी ज्वाइनिंग बाकायदा देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं क्या जो रिजल्ट है वो दोबारा तैयार होगा। तो देखिए इसकी संभावना ना के बराबर है। रिजल्ट बिल्कुल भी दोबारा नहीं बनेगा। बस जो अभ्यर्थी ने 12.4 नियम पे केस लगाया था उन्हीं के रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा। यदि इसका परिणाम पॉजिटिव आता है तो अभी हाईकोर्ट की तरफ से इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया है। आगामी सुनवाई 6 तारीख को है। तो क्या होगा, 12.4 नियम लागू रहेगा या नियम हटेगा, ये हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी अभ्यर्थी के ऊपर। अगली बात करते हैं, केस लगाने वाले किस विषय के अभ्यर्थी ज्यादा हैं। तो देखिए ऐसा सुनने में आया है कि संगीत विषय के ऐसे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने केस किया है। इन्होंने पात्रता परीक्षा में कम अंक हासिल किए थे जो जनरल की कैटेगरी के बराबर नहीं थे, लेकिन चयन परीक्षा में जनरल की कैटेगरी को टक्कर दी है। तो ज्यादातर जो केस लगाने वाले अभ्यर्थी हैं वो संगीत विषय के हैं। तो इसके अलावा जो और विषय वाले हैं वो अभ्यर्थी कोई ज्यादा नहीं है, गिने चुने अभ्यर्थी हैं। और वेटिंग किनकी क्लियर हो सकती है, तो मैंने बता दिया है कि यदि 12.4 नियम हटता है और आरक्षित प्रवर्ग के बच्चे यदि जनरल में जगह बनाते हैं तो ऐसे बच्चे जिन्होंने जनरल में जगह बना ली है और उनकी सीटें वहां खाली होती हैं तो उनके ही प्रवर्ग के बच्चे उनकी सीटों पर जगह बना लेंगे। तो आरक्षित प्रवर्ग वालों की अभी वेटिंग क्लियर हो सकती है। 1-2 अभ्यर्थी, 4 अभ्यर्थी जितने भी होंगे उनकी जगह पर वो आ सकते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से 12.4 नियम का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, ये मैंने आपको बताया है। वैसे किसी भी अभ्यर्थी के ज्यादा बाहर होने की संभावना ना के बराबर है, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी विभाग के तरफ से क्या निर्णय आता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। बाकी अभी अभ्यर्थी जरूर संशय के घेरे में होंगे, उन्हें थोड़ा संशय लग रहा होगा, लेकिन निर्णय का इंतजार कीजिए और आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।